गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग दसम वर्ग से एक व्यंजक देखेंगे दर्पण सूत्र से संबंधित। क्योंकि दर्पण सूत्र हर एक बार एग्जाम में बराबर पूछा जाता है और दर्पण सूत्र क्या है इसको देखेंगे और दर्पण सूत्र का व्यंजक निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड की ओर। और क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे कि दर्पण सूत्र क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो दर्पण सूत्र क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो अवतल दर्पण हम लोग दर्पण सूत्र प्राप्त करेंगे और उससे पहले हम निकाल लेते हैं कि दर्पण सूत्र है क्या, इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं, देखेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र है किसी गोले दर्पण में प्रकाश के केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को ही दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो इसी तीनों के बीच जो है संबंध हमको स्थापित करना है और जो संबंध स्थापित होगा वो दर्पण सूत्र का व्यंजक हो जाएगा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा। किसी गोले दर्पण के प्रकाशीय केंद्र किसी गोले दर्पण के ध्रुव लीजिए, ध्रुव होगा किसी गोले दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, कोमा प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक। तो आज हम लोग निकालेंगे अवतल दर्पण दर्पण सूत्र का व्यंजक। अवतल और उत्तल दोनों निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र का व्यंजक। आज हम लोग फिलहाल देखेंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे और अगले क्लास में जो है उत्तल दर्पण में निकालेंगे दर्पण सूत्र का व्यंजक। तो ये आपका है अवतल दर्पण और ये हो गया आपको प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ एक वस्तु रखते हैं और यहाँ से प्रकाश की किरणें सीधी जाती हैं, किरणें जो दर्पण के परावर्तक सतह टकराकर रिटर्न हो जाती है और प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम फोकस बिंदु बोलेंगे। और पुनः एक किरण निकलती है जो दर्पण के प्रधान अक्ष को सी बिंदु पर काटती है, जो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। और ये प्रतिबिंब आपका वस्तु है, ये भी ये हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब का नाम देते ए डैश बी डैश बी डी ए डी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर पी कर देंगे और यहाँ पर ई कर देंगे और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं और इसको हम एम ले लेंगे। दर्पण अवतल दर्पण में जो है ये एक वस्तु है जहां से प्रकाश की दो किरणें निकलती है और दर्पण पर आपतित होती है और प्रकाश के परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें एक दूसरे को बी डैश बिंदु पर काटती है, जो वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है और वस्तु को जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित किया गया है, रखा गया है। और वस्तु की प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। यहाँ जो है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है
और ए डैश बी डैश सी, ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं कि दो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। जब दो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तब उसका भुजा क्या होता है, समानुपातिक होता है। हम लिखेंगे क्योंकि चित्र से एक रचना किया है कि डीएम लंब जो है इस पर डाले है, ए पी पर डाल दिया डीएम लंब, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है, इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजा क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो इसका हम लंब लेंगे त्रिभुज एबीसी का, इसका त्रिभुज एबीसी का लंब हो जाएगा ए बी, तो इसका लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा, ए डैश बी डैश होगा। और त्रिभुज एबीसी का आधार लेंगे, त्रिभुज एबीसी का आधार हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का आधार क्या होगा, ए डैश सी आधार हो जाएगा इसका। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः त्रिभुज, अब हम इस त्रिभुज में लेंगे, दो त्रिभुज बना है ए डैश बी डैश एफ और डी एम एफ, ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। और ये दोनों त्रिभुज भी पहले की तरह समरूप होने के कारण भुजा क्या होगा, इसका भी समानुपातिक होगा। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एफ डी एम समरूप है, इसलिए ए डैश बी डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। और त्रिभुज एफ डी एम का लंब होगा डी एम होगा, इसका लंब डी एम कर देंगे। और इसका आधार लेंगे, अब ए डैश बी डैश एफ का आधार होगा ए डैश एफ, ए डैश एफ का आधार हो गया, इसका आधार क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा, एफ एम इसका आधार हो गया। अब देखिए, चूंकि आप देख रहे हैं कि बी डी पैरेलल है ए पी, बी डी जो है ए पी के पैरेलल है, इसलिए डी एम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ जो हम रखे हैं डी एम की जगह क्या रख देंगे, इसलिए ए डैश बी डैश और डी एम की जगह रख देंगे ए बी रख देंगे, ए बी रख दिए बराबर में ए डैश एफ बट्टा एफ एम। अब इसको हम उल्टा के रख देंगे, एक बार इसको एल एच एस और आर एच एस दोनों को उल्टा दीजिए, ए बी बाय ए डैश बी डैश हो जाएगा बराबर एफ एम बाय ए डैश एफ हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने से पता चलता है कि समीकरण 1 का एलएचएस और समीकरण 2 का एलएचएस दोनों क्या है, आपस में बराबर है। हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। एसी समीकरण 1 का एलएचएस आरएचएस क्या है, एसी बट्टा ए डैश सी, और समीकरण 2 का आरएचएस क्या है आपका, एफ एम बट्टा ए डैश एफ, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि ए सी जो है ये दूरी हम माप सकते हैं, इसमें कहा ए और सी, ए सी जो है ए और टी दोनों, ए बी आपका वस्तु हो गया, तो वस्तु की दूरी को हम सूचित करेंगे यू से, यू से इंडिकेट करते हैं वस्तु दूरी को, क्योंकि सभी दूरी दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है। और ये फोकस दूरी है, इसको हम क्या ले लेंगे, एफ ले लेंगे, दिखा देंगे इसमें। और ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से इंडिकेट करते हैं। समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि ए डैश ए सी बाय ए डैश सी बराबर एफ एम बाय ए डैश एफ हो गया।
अब हम जो है एक कंडीशन लेंगे, केस लेंगे और इसमें हम देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ऊपर में इसका RHS जो F और M जो है आप जानते हैं दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव मतलब P से मापेंगे सभी दूरी को, तो F और M है ये दूरी हम नहीं माप सकते। इसलिए एक केस लेते हैं कि जब द्वारक बहुत छोटा हो, जब द्वारक बहुत छोटा होगा तब क्या हो जाएगा, ये M जो है ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। जब P के बराबर हो जाएगा तो हम M के जगह P रख सकते हैं। कहने मतलब इसके ये हो जाएगा AC बटा A' बराबर FP बटा A' हो जाएगा। अब चलिए AC जो है AC, तो ये दूरी को हम नहीं माप सकते हैं, ये चूंकि वस्तु जहाँ है वो पॉइंट है A और ये C जो वक्रता केंद्र हो गया, तो वक्रता केंद्र हो गया, तो सभी दूरी को हम जोड़ेंगे कहाँ से, P से जोड़ेंगे। AC को हम लिख सकते हैं AP माइनस PC और बटा क्या है A' जो है A', तो जैसे हम ऊपर वाला को लिखे वैसे ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे PC माइनस A' हो जाएगा। और PF या FP तो ये जुड़ चुका है पहले से, FP को FP ही रहने देंगे। और A' जो है A' इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे A' माइनस FP। अब हम चलिए हम चित्र से सारा वैल्यू निकालते हैं। चित्र से तो चित्र में हम देख रहे हैं कि AP जो है ये वस्तु है, वस्तु दूरी को हम U से लेंगे तो माइनस U हो जाएगा। और PC आपका क्या हो जाएगा, C से जोड़ा गया ध्रुव को, वक्रता क्या है, केंद्र है, तो वक्रता केंद्र ध्रुव की बीच दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। ये हो जाएगा माइनस R हो जाएगा। माइनस हम क्यों ले रहे हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि बाईं ओर सारा दूरी जो है माप रहे हैं, इसलिए माइनस में इंडिकेट कर रहे हैं सारा दूरी। नीचे हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या A' ले लीजिए। A' क्या हो जाएगा आपका A' ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम भी सूचित करते हैं और बाईं ओर होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। FP F और P ये ध्रुव है, फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु ध्रुव की बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस बिंदु और ध्रुव की बीच दूरी को हम F सूचित करते हैं, कि माइनस F हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में उपरोक्त मान रखने पर, अब ये सारा मान जो हम समीकरण 3 में रख देंगे। A' की जगह माइनस U भी लेंगे, फिर माइनस हो जाएगा और PC की जगह माइनस R रखेंगे, बटा PC है तो माइनस R होगा यहाँ पर, फिर माइनस और A' माइनस B हो जाएगा बराबर FP है तो FP का मान हो जाएगा माइनस F हो जाएगा। और A' है तो A' हो जाएगा आपका माइनस B होगा और PF है तो माइनस F हो जाएगा। माइनस U और माइनस माइनस हम लोग प्लस हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा ये, तो माइनस R और माइनस माइनस प्लस B हो जाएगा बराबर में होगा माइनस F बट्टा माइनस B। अब माइनस माइनस गुना कीजिएगा प्लस F, अब गुना अपने में गुना कर देते हैं तो माइनस U प्लस R इंटू माइनस B प्लस F बराबर माइनस F इंटू माइनस R प्लस G हो जाएगा। इसको गुना करेंगे माइनस U से तो U भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, U भी हो जाएगा, फिर माइनस U से प्लस F में गुना करेंगे U माइनस UF हो जाएगा। चलिए माइनस U से हम दोनों गुना कर दिए हैं, अब R से गुना करेंगे, R से प्लस R से होगा गुना माइनस V में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस R भी हो जाएगा, फिर R से गुना करेंगे F में तो प्लस R F हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका प्लस FR हो जाएगा और माइनस F भी हो जाएगा, U भी माइनस UF। चूँकि आप जानते हैं कि R बराबर 2F होता है, तो जहाँ R है वहाँ आप मान रख दीजिए
आगे जो हम क्या रखेंगे 2f भी हो जाएगा, और एक RF देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या इधर -f भी बचेगा। u भी माइनस uf, और -2f भी जो है इसको दाईं तरफ ले जाइए, तो -f भी प्लस हो जाएगा 2f भी, u भी -uf बराबर, ये दोनों घट जाएगा तो f भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ u भी f से भाग लगा देंगे, देखेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर u भी माइनस uf बटा u भी f बराबर f माइनस f इंटू v बाई u भी f। अब इसको हम लिख सकते हैं u भी बटा u भी f। f भी बट्टा हो जाएगा u भी f, और इसमें कुछ कटे काट दीजिए, u भी कट जाएगा, और यहाँ u f कट गया, और यहाँ से कटेगा vf कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/v, इसको लिख लीजिए दाईं तरफ, तो ये आपका हो गया दर्पण सूत्र। इसी को R रूप में ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, या इसको ले आइए बाईं और दाईं ओर वाला को, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। चूंकि आप जानते हैं R बराबर होता है 2f, f बराबर हो जाएगा यहाँ क्या R/2 हो जाएगा। f का मान जो है हम रख देते हैं इसमें, इसलिए 1/u प्लस 1/v बराबर 2/r हो जाएगा। ये निकल गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f बराबर 2/r हो जाएगा। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला निकल गया। इस तरह से हम लोग मिरर फॉर्मूला प्राप्त कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में इसी फॉर्मूला को फिर प्राप्त करेंगे। ये उत्तल दर्पण निकाल चुके हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण निकालने का प्रयास करेंगे।